क्या तुमने कभी उस भेड़ के बारे में सुना है जो इंसान की खाल पहन लेती है? हमारे गांव में एक मान्यता थी, कोई भी पाला हुआ जानवर 20 साल से ज्यादा नहीं जीना चाहिए, वरना वो इंसानों को खाने वाला राक्षस बन जाता है। आज हमारे घर की बूढ़ी भेड़ ठीक 20 साल की हो गई थी। गांव की परंपरा के अनुसार हमें उसे मारना था और मरने के बाद उसकी लाश को पूरी तरह जला देना था। तुम उस बूढ़ी भेड़ को मार ही दो। पुरानी कहावत है, सावधानी में ही भलाई है। मेरे पिता ने लंबी सांस ली और भेड़ को देर तक देखते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता चल गया हो कि हम उसे मारने वाले हैं। उसकी सुनहरी आंखों से आंसू बहने लगे। पिता का दिल पिघल गया और उन्होंने उसे मारने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, जब मैं जवान था तब इसे पहाड़ों में पाया था, तब ये बहुत छोटा था, लेकिन मुझे उस भेड़ को देखकर हमेशा बेचैनी होती थी। बचपन से ही मुझे उससे डर लगता था। एक बार आधी रात को मैं बाथरूम जाने उठा। मैंने देखा वो भेड़ अपने पिछले पैरों पर इंसानों की तरह खड़ी हो गई। फिर धीरे धीरे बाड़े से बाहर निकली और मुर्गियों के दड़बे में घुस गई। कुछ देर बाद अंदर से हड्डियां चबाने जैसी आवाज आने लगी। जिज्ञासा में मैं दरवाजे की दरार से देखने लगा। मैंने देखा वो भेड़ एक मुर्गी को पकड़े खड़ी थी और उसने एक ही झटके में उसकी गर्दन तोड़ दी। मैं डर के मारे चीखने ही वाला था। उसी वक्त उसने जैसे मेरी नजर महसूस कर ली। धीरे धीरे उसने अपना सिर मेरी ओर घुमाया। उसका मुंह खून से भरा था और वो लगातार चबा रही थी। मैं डर कर भागा और कमरे में घुस गया। अगले दिन मुझे तेज बुखार आ गया। मैंने माँ पापा को बहुत समझाया कि वो भेड़ मुर्गियां खाती है, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। उस दिन के बाद मैंने कभी उस भेड़ के साथ अकेले रहने की हिम्मत नहीं की। मैं और माँ चाहे जितना कहते रहे, पिता उसे मारने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने गांव वालों को धोखा देने के लिए उससे मिलती जुलती दूसरी भेड़ खरीद ली। असली भेड़ को उन्होंने मेरे कमरे के पास लकड़ियों वाले कमरे में छुपा दिया। उन्होंने उससे कहा, बूढ़े दोस्त, आवाज मत करना, अगर लोगों को पता चल गया तो तुम मारे जाओगे। अजीब बात थी, वो जैसे समझ गई और बिल्कुल शांत रही, लेकिन मेरे मन में डर था कि अगर उसे नहीं मारा गया तो कुछ बुरा जरूर होगा। उस रात मैं सो रहा था कि अचानक एक अजीब आवाज सुनाई। वो कदमों की आवाज थी, लेकिन न इंसान जैसी न जानवर जैसी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर जानबूझकर पंजों के बल चल रहा हो। मैं तुरंत जाग गया। आवाज लकड़ी वाले कमरे से आ रही थी और धीरे धीरे मेरे कमरे की तरफ बढ़ रही थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। आखिर वो आवाज मेरे दरवाजे पर आकर रुक गई। मैंने सांस रोक ली। तभी बाहर से माँ की आवाज आई, जल्दी दरवाजा खोलो, घर में चोर घुस आया है। लेकिन उनकी आवाज कुछ अलग लग रही थी। फिर भी मैं दरवाजा खोलने ही वाला था, तभी मैंने नीचे की दरार से बाहर झांका। जो देखा उससे मेरी जान निकल गई। वो इंसान का पैर नहीं था, वो एक भेड़ का खुर था और उससे भी डरावनी बात, उस खुर में बच्चे के जूते पहने हुए थे। मैंने तुरंत पहचान लिया, ये हमारे पड़ोसी झांग अंकल के बेटे जूजी के जूते थे। उसके जूते उस भेड़ के पास कैसे आए? और बाहर जो आवाज थी वो मेरी माँ की नहीं थी। दरवाजा खोलो, क्यों नहीं खोल रहे? बाहर खड़ी भेड़ माँ की आवाज की नकल कर रही थी। मैं पसीने से भीग गया और बिस्तर पर लौट गया। कुछ देर बाद बाहर सन्नाटा हो गया। मैंने सोचा वो चली गई होगी। तभी मेरी नजर खिड़की पर पड़ी। वहाँ कुछ खड़ा था। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया। वो भेड़ खिड़की के बाहर सीधी खड़ी, सिर टेढ़ा करके मुझे देख रही थी। उसके मुंह के बालों पर खून लगा था और बूंदें टपक रही थी। मुझे लगा वो मुस्कुरा रही है। मैं डर के मारे बेहोश हो गया। सुबह आंख खुली। मैं भागकर लकड़ी वाले कमरे में गया। वो भेड़ आराम से घास खा रही थी। उसके पैरों में कोई जूते नहीं थे, मुंह पर भी सिर्फ घास लगी थी। मैं सोचने लगा, क्या कल रात सच में सपना था? तभी बाहर से पड़ोसी की आवाज आई, भाई क्या तुमने मेरे बेटे जूजी को देखा है? सुबह उठे तो वो घर में नहीं था। इतना बड़ा बच्चा रात में कहाँ चला गया होगा? पिता उन्हें ढूंढने चले गए, लेकिन मेरे मन में डर बढ़ता जा रहा था। मैं फावड़ा लेकर उस कमरे में गया और हर जगह तलाश की, लेकिन बच्चे का कोई निशान नहीं मिला। मैंने भेड़ की तरफ देखकर कहा, क्या तुमने उसे खा लिया? भेड़ ने मुंह खोला और ऐसा लगा जैसे वो इंसान की तरह मुस्कुरा रही हो। उसी समय पिता लौट आए। उन्होंने कहा, पूरा गांव ढूंढ लिया, लेकिन जूजी कहीं नहीं मिला। मैंने हिम्मत करके रात वाली बात उन्हें बता दी। मेरी बात सुनकर उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने कहा, ये बातें ऐसे मत कहा करो, मैंने उसे इतने सालों से पाला है, वो बहुत सीधी है, ये किसी इंसान को कैसे खा सकती है? मैं बेबस होकर चुप हो गया। दोपहर में शहर से मेरे चाचा अपने बेटे ली हुआ के साथ हमारे घर आए। ली हुआ ने जैसे ही सुना कि लकड़ी वाले कमरे में एक बूढ़ी भेड़ बंद है, वो तुरंत भागकर अंदर देखने चला गया। मुझे चिंता हुई तो मैं भी उसके पीछे चला गया, लेकिन अंदर जाकर मैंने देखा कि बूढ़ी भेड़ लालच भरी आंखों से ली हुआ की बाहर निकली पतली बाह को चाट रही थी। मैं तुरंत उसे पकड़कर बाहर ले आया। रात को हम दोनों बिस्तर पर लेटे हुए थे कि मुझे फिर वही कल रात वाली आवाज सुनाई दी। ऐसी आवाज जैसे कोई जानवर पंजों के बल चल रहा हो। मैंने धीरे से कहा, थोड़ी देर में चाहे कुछ भी सुनो, बाहर मत निकलना। ली हुआ ने पूछा, क्यों? बाहर क्यों नहीं जाना? उसी समय बाहर से मेरे चाचा की आवाज आई, ली हुआ जल्दी घर चलो, तुम्हारी माँ कह रही है कि वो जान दे देगी। ये सुनते ही ली हुआ घबरा गया और तुरंत दरवाजा खोलने दौड़ा। मैंने उसे रोक लिया और दरवाजे की नीचे की दरार की तरफ इशारा किया। पहले नीचे झुककर देखो, बाहर जो खड़ा है वो सच में तुम्हारे पापा हैं या नहीं? ली हुआ ने शक भरी नजर से मुझे देखा, लेकिन फिर नीचे झुक गया। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, क्या बकवास कर रहा है? बाहर तो मेरे पापा के पैर ही दिख रहे हैं। मैं भी नीचे झुककर देखने लगा। सच में बाहर इंसान के पैर थे। जूते भी वही थे जो चाचा दिन में पहने हुए थे। एक पल को लगा शायद सच में वही हैं, लेकिन फिर मुझे कुछ अजीब लगा। अचानक मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। चाचा एक बड़े आदमी थे। उनकी टांगे इतनी पतली नहीं
नहीं हो सकती थी, लेकिन जो टांगे मैंने देखी वो किसी बच्चे जैसी पतली थी। मेरे दिमाग में एक डरावना ख्याल आया, क्या वो बूढ़ी भेड़ किसी की टांगे उतार कर इंसान बनने का नाटक कर रही है ताकि हम दरवाजा खोल दें? मैंने कहा, ली हुआ बाहर मत जाना, बाहर जो है वो तुम्हारे पापा नहीं है। लेकिन ली हुआ गुस्सा हो गया। तुझे क्या हो गया है? बार बार मुझे रो क्यों रहा है? सुना नहीं मेरी माँ मुसीबत में है? उसने मुझे धक्का दिया और बाहर भागने लगा। तभी बाहर से मेरी माँ की आवाज आई, तुम लोग रात में यहाँ क्या कर रहे हो? ली हुआ रुक गया और उसी पल मैंने देखा खंभे के पीछे जो चाचा खड़े थे वो गायब हो चुके थे। ली हुआ बोला, अभी तो मेरे पापा मुझे बुला रहे थे। उसने उधर इशारा किया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। माँ बोली, मैं तो अभी बाथरूम जाने निकली थी, वहाँ कोई नहीं है, तुम दोनों जाकर सो जाओ। हम वापस कमरे में आ गए, लेकिन ली हुआ का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उसके होंठ तक कांप रहे थे। उसने धीरे से पूछा, अगर वो मेरे पापा नहीं थे तो कौन था? मैंने कहा, वही बूढ़ी भेड़। हमारे यहाँ मानते हैं कि जो जानवर 20 साल से ज्यादा जी जाए उसे मार देना चाहिए। मेरे पापा ने इसे नहीं मारा, शायद अब ये इंसान खाने वाला राक्षस बन गया है। ली हुआ घबरा कर बोला, तो क्या मेरे पापा को उसने मार दिया? मेरे पास जवाब नहीं था। अभी जो हमने देखा वो सच में अजीब था। ली हुआ बोला, नहीं, मैं जाकर देखूंगा। मैंने रोका, सुबह होने तक रुक जा। लेकिन उसने कहा, अगर तुम्हारे पापा होते तो क्या तुम इंतजार करते? मैं चुप हो गया। हम दोनों चाचा के कमरे तक गए। दरवाजा बंद नहीं था। उसने धीरे से धक्का देकर खोला। अंधेरे में बस इतना देखा कि बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है। उसकी छाती हल्की हल्की ऊपर नीचे हो रही थी। ली हुआ ने राहत की सांस ली। मेरे पापा जिंदा हैं। हम वापस जाने लगे, लेकिन जैसे ही ली हुआ ने दरवाजा बंद किया, मैंने दरार से देखा बिस्तर पर लेटा हुआ आदमी अचानक बिल्कुल सीधा बैठ गया। उसका शरीर अजीब तरह से फूला हुआ लग रहा था। मेरे पूरे शरीर में ठंड दौड़ गई। वापस जाते हुए मैंने ली हुआ की बांह पकड़ी। ली हुआ, तुम्हारे पापा मोटे तो नहीं है ना? उसने कहा, नहीं, वो तो बहुत पतले हैं। क्यों पूछ रहा है? मैंने धीमे से कहा, तो फिर अभी कमरे में जो लेटा हुआ था वो कौन था? ली हुआ अचानक रुक गया। उसका शरीर हल्का कांपने लगा। वो शायद मेरे पापा थे, लेकिन वो इतने मोटे कैसे हो सकते हैं? ली हुआ ने मेरी तरफ चेहरा घुमाया। उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। होंठ कांप रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है उस बूढ़ी भेड़ ने मेरे पापा को मार दिया हो और उनकी खाल पहनकर उनकी जगह ले ली हो? उसकी बात सुनकर मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने होंठ भींच लिए। चेहरा बहुत खराब लग रहा